हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्रिक्स, और ब्रिक्स पे हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी। तो ब्रिक्स पे हमने ब्रिक्स कैसे बनती है देख लिया था, ब्रिक्स के साइज देख लिए थे, ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लिया था कि किस किस से ब्रिक्स बनती है ना, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स उस पर होते हैं। उसके बाद हमने ब्रिक्स पे मैन्युफैक्चरिंग कर ली थी ब्रिक्स की कि किस तरीके से ब्रिक्स को बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ब्रिक्स का क्लासिफिकेशंस भी देख लिया था, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और झामा ब्रिक्स, ये देख ली थी हमने, है ना। हमने एक प्रॉपर्टी देख ली थी ब्रिक्स की, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टेस्ट ऑन ब्रिक्स। टेस्ट ऑन ब्रिक्स पढ़ेंगे हम कि ब्रिक्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम आज देखेंगे कौन कौन से ब्रिक्स में डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप के जो शेप होते हैं ब्रिक्स के, अलग अलग शेप की जो ब्रिक्स बनाई जाती हैं उस चीज को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिक मैशनरी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्ट कौन कौन से होते हैं ब्रिक में, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट ब्रिक्स में किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास जो ब्रिक के टेस्ट है वो है डायमेंशन टेस्ट है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है और एफ्लोरोसेंस टेस्ट है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन टेस्ट को। अब डायमेंशन टेस्ट के लिए हमने कल ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज देखा था। क्या था ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज? 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज ही बताया हुआ था मैंने, और उसके बाद कन्वेंशनल साइज ही मैंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए। डायमेंशन टेस्ट जो कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए कर रहे हैं। तो जो डायमेंशन टेस्ट है वो किस कोड के अंतर्गत आता है? IS 1077, है ना। इस स्टैंडर्ड ब्रिक्स के लिए यदि मैं बात करूं तो हमको क्या करना है, हमको जो हमारी ब्रिक्स है, ब्रिक्स की लेंथ कितनी है हमारी? 19 इंटू 9 इंटू 9। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको अरेंज कर रहे हैं लेंथ के हिसाब से। हमने कितने ब्रिक्स लिए हुए हैं? 20 ब्रिक्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। हमने 20 ब्रिक्स को इस लेंथ पे अरेंज कर दिया इस तरीके से, 1 2 3, और ऐसे हमारी 20 ब्रिक्स हैं। तो इसकी जो लेंथ आनी चाहिए, 20 ब्रिक्स को जब हमने अरेंज किया तो इसकी जो लेंथ आनी चाहिए, एक ब्रिक की लेंथ कितनी है? 19 19, और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना। तो जो इसकी टोटल लेंथ आनी चाहिए लास्ट में, जब हम 20 ब्रिक्स को अरेंज कर देंगे तो इसकी जो लास्ट में लेंथ आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? 19 इंटू 20 मतलब 380, है ना। तो हमारा डायमेंशन टेस्ट में ये है, जब स्टैंडर्ड ब्रिक्स के लिए लेंथ टेस्ट कर रहे हैं तो इस पे ये बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, है ना। कितनी वेरी कर सकती है? प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि यदि हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने पे यदि 372 से लेकर 388 तक लेंथ में आ रहा है, तब तो हमारी जो स्टैंडर्ड साइज की जो ब्रिक्स बनी हुई है वो लेंथ में सही है ना। लेकिन यदि इससे ज्यादा वैल्यू 288 से 388 से वैल्यू ज्यादा आती है तो आपका क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन टेस्ट में लेंथ वाला जो पैटर्न है आपका वो क्या हो जाएगा, जो आपका लेंथ टेस्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। बोल सकते हो कि आपकी जो स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज है, लेंथ है, वो खराब है ना, वो लेंथ सही नहीं है, इसलिए अपना वो ब्रिक आपका सही नहीं होगा, उन ब्रिक्स को आपको नहीं लेना है। तो आपका स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको मेनली जो याद रखना है इसकी टॉलरेंस लिमिट। इसकी टॉलरेंस लिमिट कहां तक होती है? प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर लेंथ के सीक्वेंस में। यदि ये बात करता हूं इसी को स्टैंडर्ड ब्रिक का, हमने देखा था ये हो गई लेंथ, ये हो गई हाइट और ये हो गई इसकी विड्थ। तो इसकी विड्थ और हाइट सेम ही है, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यदि मैं इसका टेस्ट करता हूं, मैंने क्या किया, विड्थ के पैटर्न में मैंने विड्थ 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 में 20 ब्रिक्स को अरेंज कर दिया, और जब उस टोटल विड्थ को कैलकुलेट कर रहा हूं तो 180 आनी चाहिए, है ना। 180, और इस पे जो वेरिएशन होता है या टॉलरेंस जो लिमिट है इसकी प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। कहने का मतलब यह है यदि ये 176 से लेकर 184 तक लेंथ कैलकुलेट करने में आ रही है, चाहे हाइट कैलकुलेट कर लो या विड्थ कैलकुलेट कर लो, तो हमारी ब्रिक्स की जो हाइट और विड्थ है वो प्रॉपर है। लेकिन यदि इससे ज्यादा या इससे कम वैल्यू हो रही है, 176 से कम और 184 से ज्यादा यदि वैल्यू आ रही है, मतलब जो आपकी ब्रिक्स बनी हुई है वो ब्रिक्स सही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड ब्रिक्स के लिए टेस्ट, डायमेंशन टेस्ट। ऐसे ही हम डायमेंशन की टेस्ट की बात करें तो ऐसे ही हम कर सकते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक के लिए। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक के लिए यदि मैं बात करता हूं तो हमारी जो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक है उसका साइज क्या होता है? 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6। कुछ बुक में ये अलग अलग वेरी कर जाता है, तो हमने जो लिया हुआ है 23 इंटू 11.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। इस पर जो इसकी लेंथ है वो 23 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि मैं इसकी विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ हो जाएगी 11.4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से यदि मैं इसको अरेंज करूं
तो जब इसका लेंथ डायमेंशन टेस्ट करते हैं इसके लेंथ का, तो लेंथ में यदि देखेंगे तो जब 20 ब्रिक्स को आप अरेंज करोगे नॉन मॉड्यूलर ब्रिक को, तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आपकी 460 प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, मतलब आप उसकी टॉलरेंस लिमिट क्या लेंगे, प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर। ऐसे यदि हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ की यदि वैल्यू 11.4 है तो यहाँ पर हम लेते हैं 11 वैल्यू, 11.4 नहीं लेते हैं, 11 लेते हैं और उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं। तो आपका इस पर जो टॉलरेंस लिमिट आती है वो आपकी आती है प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। और सेम हाइट, अब हाइट यहाँ पर 7.6 है तो हम 7.6 ना लेकर कितना लेते हैं, 7 लेते हैं और 20 ब्रिक्स को हाइट में एक के ऊपर एक अरेंज करते जाते हैं। अरेंज करने पे हम देखते हैं कि जो इसका साइज 20 ब्रिक्स का जब आप हाइट में अरेंज कर दोगे तो उसकी जो टोटल हाइट आनी चाहिए वो आनी चाहिए 140 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये 136 आ सकती है या 144, इनके बीच में ही वैल्यू वेरी कर सकती है। इससे ज्यादा या इससे कम वैल्यू होती है तो उसकी हाइट फिर जो हमने ब्रिक्स बनाई हुई है वो गलत है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आई। तो हमको मेनली इस पॉइंट में याद ये रखना है कि इसकी टॉलरेंस लिमिट कितनी होती है, बाकी सारी चीजें तो बन जाएगी, हमको टॉलरेंस लिमिट याद रखना है। मतलब हम यदि इस पे देखें लेंथ प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, इस पे देखते हैं तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ऐसी नॉन मॉड्यूलर ब्रिक में यदि लेंथ की बात करते हैं तो प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर, विड्थ में बात करते हैं तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर और हाइट में बात करते हैं तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ये हमको याद रखना है, एग्जाम पे आता है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किसमें करते हैं हम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्रिक है सबसे पहले ब्रिक को चेक करते हैं कि ब्रिक की सरफेस जो है वो सही है, स्मूथ होनी चाहिए। यदि स्मूथ नहीं है तो फिर आप उस ब्रिक को टेस्टिंग के लिए नहीं ले सकते हैं, है ना। सबसे पहले एक अनइवन सरफेस है आपकी तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्मूथ बनाना पड़ेगा। ब्रिक की जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाना पड़ेगा। उसके बाद उस ब्रिक को आप क्या कर दोगे, 24 आवर्स के लिए आपने क्या कर दिया, वाटर पे 24 आवर्स केप्ट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। उस ब्रिक को जिसको आपने स्मूथ कर लिया है, स्मूथ है तो आप उसको डायरेक्ट पानी में डाल दो 24 घंटे के लिए। यदि स्मूथ नहीं है या अनइवन है तो पहले उसको स्मूथ बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको क्या कर देंगे, एक दिन के लिए हम क्या कर देंगे, उसको वाटर में डाल देंगे एट अ रूम टेम्परेचर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक दिन के बाद निकाल लेंगे। जब उस पर आपका पानी से निकालने के बाद उस पर जो फ्रॉग है, उस फ्रॉग में हम क्या करेंगे, फ्रॉग में मोटार फिल करेंगे। और मोटार फिल करेंगे तो मोटार बनाते समय जो मोटार किससे बनेगा, सीमेंट और सैंड से। हमने मोटार वाला टॉपिक पढ़ लिया है ना। तो उस पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे जो मोटार बनाएंगे उस पर सीमेंट और सैंड का रेशो कितना होना चाहिए, 1:1 का। कितना होना चाहिए, 1:1 का। उसके बाद जब हम मोटार बना लेंगे तो मोटार बनाने के बाद उसको हम फिर से क्या कर देंगे, उसको उस पर हमको क्या करना पड़ेगा, मॉइस्चर उस पर रखना पड़ेगा 3 दिन के लिए, ताकि वो क्या कर ले, स्ट्रेंथ गेन कर ले। और जब वो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा उसके बाद हम उसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे लगा के और उस पर क्या करेंगे, लोड लगाएंगे। अच्छा, जहां पर मोटार लगाया है वहां पर हम एक हो सकता है स्टील की प्लेट रख दें या हो सकता है वुडन प्लेट रख दें। उसके बाद फिर बाद में हम उसके ऊपर लोडिंग करते हैं। अब लोड जब दे रहा है तो लोड कितना देते हैं हम, तो हम 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, इतना लोड धीरे धीरे ग्रेजुअल लोड लगाते हैं, ना कि इंपैक्ट लोड। धीरे धीरे लोड बढ़ा देते हैं और जिस लोड पर वो टूट जाता है या फेलियर का साइन दे देता है वो आपकी क्या हो जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। यहां तक की चीज क्लियर है। अच्छा, ये पॉइंट हमको याद रखना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी कंडीशन में एक अच्छी ब्रिक के लिए हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3.5 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो है हमारा वो है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, हमने ब्रिक ली 24 आवर इमर्जेंस इन वाटर। हमने ब्रिक को 24 आवर के लिए वाटर में डुबो के रख दिया और वाटर में डुबो के रखने के बाद एक दिन के बाद उसको निकाला और उसको निकालने के बाद हम उसको क्या कर देंगे, ओवन ड्राई कर देंगे, है ना। ओवन ड्राई कर देंगे कितने टेम्परेचर पे, 115 डिग्री सेंटीग्रेड में। तब तक इसको ओवन ड्राई करेंगे तब जब तक कि इसका मास जो है वो कांस्टेंट ना हो जाए, है ना। मास जब इसका कांस्टेंट हो जाएगा तो हम उसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसको हम ले लेते हैं W1, इसका हमने वेट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, उस ब्रिक को 24 घंटे के लिए पानी में डुबोकर रख दिया। अगेन ब्रिक इज केप्ट इन 24 आवर इन वाटर, है ना। हमने क्या कर दिया, उस ब्रिक को वापस से 24 घंटे के लिए पानी में डुबो के रख दिया और पानी में एक दिन के बाद फिर हमने क्या कर लिया, फिर से उसको निकाला और उसका वेट कर लिया। उसको हम मान लेते हैं W2। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। तो परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 इंटू 100, है ना।
यहां तक की चीज क्लियर है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज या वाटर एब्जॉर्प्शन, कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो ये हमेशा जो है एक अच्छी ब्रिक के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, गुड ब्रिक के लिए परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट ग्रेटर देन 20%, खुद के वेट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये अच्छी ब्रिक की क्वालिटी होती है, इससे ज्यादा तो हमारी ब्रिक अच्छी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी पे आगे 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट क्या होता है, अभी हमने क्या किया था, ओवन ड्राई किया था इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड में मास कांस्टेंट होने तक, और उस वेट को हमने क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ब्रिक है उसको हम 5 घंटे तक बॉईल करेंगे, है ना। 5 घंटे तक बॉइल वाटर में हमने अपने ब्रिक को डाल दिया, और 5 घंटे के बाद उस ब्रिक को निकाला और फिर उसका क्या कर लिया, वेट कर लिया। ठीक है, उसको हम बोल दे रहे हैं W3। उसके बाद फिर से हमने परसेंटेज वाटर एब्जॉर्ब कितना कर रहा है उसको निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन W3 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट। अच्छा, इस चीज को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी एक टर्म आती है एग्जाम पे, सैचुरेशन कोफिशिएंट। क्या आती है, सैचुरेशन कोफिशिएंट। सैचुरेशन कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब बाय 24 आवर्स में जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और वाटर एब्जॉर्ब बाय 5 आवर बॉइलिंग, जो हमने इसको लिया 5 आवर बॉइलिंग वाटर टेस्ट किया है, तो यहां पर 5 घंटे में जितना वाटर उसने एब्जॉर्ब किया, इन दोनों चीज का रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, सैचुरेशन कोफिशिएंट कहलाता है। यहां तक की चीजें क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टेस्ट, एफ्लोरोसेंस टेस्ट, है ना। एफ्लोरोसेंस टेस्ट में क्या होता है आपका, ये एफ्लोरोसेंस टेस्ट मतलब क्या, हमने इसे पहले भी डिस्कस किया हुआ सीमेंट में। एफ्लोरोसेंस किस कारण आती है, ड्यू टू एल्कलीज के कारण, है ना, ड्यू टू एल्कलीज, है ना। ड्यू टू एल्कलीज क्या होता है आपका, जो व्हाइट या स्पॉन्जी पैचेस आपके पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम इसका टेस्ट करने वाले हैं ब्रिक के लिए। तो एफ्लोरोसेंस टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्लास डिस्क लेते हैं जिसका साइज जो होता है वो क्या होता है आपका 180 mm इंटू 40 mm, ये आपका ग्लास डिस्क का साइज है। ठीक है, इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने वाटर फिल कर दिया 25 mm तक। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, इस पे 25 mm तक वाटर फिल कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ब्रिक को इस पे डुबो दिया। ये है हमारा वाटर में डुबो के रख दिया। ठीक है, अच्छा, ब्रिक को किस तरीके से रखना है, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ इस तरीके से आएगी, लेंथ ये है आपकी, और ये इसकी विड्थ और हाइट इसके पीछे, इस तरीके से हमने रख दिया इसको, है ना। अच्छा, जब इस पर ये वाटर है तो ये ब्रिक क्या करेगी, इस वाटर को या तो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना, या कुछ वाटर आपको हो सकता है एवोपरेट भी हो सकता है, और वाटर क्या कर लेगा, ब्रिक क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां तक की चीज क्लियर है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां तक तो पानी आपका, फिर ये यहां पर इसके इस वाले एरिया में ये यहां पर एब्जॉर्ब होकर पानी ऊपर चढ़ेगा, है ना, वाटर ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। अच्छा, कितने एरिया में आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद जब ये ऊपर चढ़ जाएगा वाटर, तो देखेंगे इस पे कुछ व्हाइट पैचेस आ जाते हैं, व्हाइट एंड ग्रे पैचेस अगर्स, है ना। तो इस पे इस एरिया में जो ये आपका एरिया बचा है, कितने एरिया में आपके ये पैचेस पड़े हुए हैं, व्हाइट पैचेस पड़े हुए हैं या ग्रे पैचेस पड़े हुए हैं, इसी चीज को हमको कैलकुलेट करना है। इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है कि कितने एरिया में क्या है, व्हाइट पैचेस पड़ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारी कुछ कंडीशन है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा सरफेस एरिया, और ये है हमारी कंडीशंस, है ना। यदि इसको 25 mm डुबोने पे इस पे जो व्हाइट पैचेस जो है एक भी नहीं पड़ रहे इस एरिया में, है ना, इस वाले एरिया या इसके सरफेस एरिया, जो पूरा का पूरा सरफेस एरिया रहेगा उसके चारों साइड, उस पे कहीं पे भी व्हाइट पैचेस या ग्रे पैचेस नहीं पड़ रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, नील का मतलब ये है कि हमारी जो ये ब्रिक है ये बहुत अच्छी बनी हुई है ना। इस पे किसी प्रकार, या आप बोल सकते हैं इस ब्रिक के कंटेंट में हमारी एल्कलीज मौजूद नहीं है। जब एल्कलीज मौजूद नहीं होंगी तो हमारे इस पे पैचेस नहीं पड़ेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट, यदि व्हाइट पैचेस जो है कवर कर रहे हैं कितना एरिया, लेस देन 10% एरिया, 10% एरिया, इस टोटल एरिया का 10% से कम एरिया यदि कवर कर रहे हैं, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, स्लाइटली हो जाएगी। कंडीशन कैसी हो जाएगी, स्लाइटली। यदि जो इसका जो सरफेस एरिया वो कवर हो रहा है 10 to 15%,
है ना, 10 to 15% कवर हो रहा है, तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, मॉडरेट कंडीशन हो जाएगी। लास्ट ईयर में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, एसएससी ने लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि यदि जो सरफेस एरिया है वो 10 से 15% हो जाए एरिया का, तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, आपकी मॉडरेट कंडीशन हो जाएगी। यदि ये जो सरफेस एरिया जो ये कवर कर रहा है, जिस पर व्हाइट पैचेस पड़ने हैं आपके, यदि आपका ये 50% से ज्यादा आ जाएगा, तो कंडीशन कैसी बनेगी, हैवी कंडीशन, मतलब इस ब्रिक को तो यूज कर ही नहीं सकते, है ना। उसके बाद यदि ये जो हमारी ब्रिक है, ये यदि व्हाइट स्पॉन्जी पाउडर आने लगे, इससे व्हाइट स्पॉन्जी पाउडर आने लगेगा, तो ये जो ब्रिक है बहुत सीरियस हो जाएगी। सीरियस कंडीशन कैसी रहेगी, सीरियस रहेगी, मतलब किसी भी कंडीशन में हम इसको यूज कर ही नहीं सकते। जनरली हम जो यूज करते हैं स्लाइटली तक है हमारी वैल्यू, कंडीशन यदि हमारी स्लाइटली तक है तो हम यहां तक की ब्रिक्स को आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जहां पर क्लास देखी हुई थी, क्लास यदि 12 से ऊपर जा रही है आपकी, तो हम मॉडरेट कंडीशन तक की ब्रिक्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो सरफेस एरिया जो इतना, इसका जो सरफेस एरिया है इसका, है ना, यदि 10 to 15% एरिया कवर कर रहा है, तो आपका कैसी हो जाएगी कंडीशन, मॉडरेट हो जाएगी। यदि यहां तक है, क्लास 12 से ऊपर जो होती हैं उन ब्रिक को हम यहां तक यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं यहां तक की ब्रिक्स को ही यूज करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है, फ्लोरोसेंस टेस्ट समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन ब्रिक। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं हमारी ब्रिक में, है ना, तो कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। ओवर बर्निंग के कारण किस तरीके का डिफेक्ट्स आ जाता है, तो हमने देखा था जब हम ओवर बर्न करते हैं तो सिलिका हमारी क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और जब सिलिका मेल्ट हो जाएगी तो हमारी ब्रिक क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि सिलिका जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि सिलिका क्या मेंटेन करके रखती है, शेप को मेंटेन करके रखती है ना। तो जब सिलिका ही मेल्ट हो जाएगी ज्यादा मात्रा में, तो ब्रिक हमारी कैसी हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ब्रिक डिस्टॉर्टेड हो जाएगी मतलब किसके कारण हुई है, ओवर बर्निंग के कारण। नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है कौन सा है, अंडरबर्न ब्रिक। अंडरबर्न मतलब हमारी ब्रिक जो है प्रॉपर तरीके से उसकी बर्निंग नहीं हुई है। जब ब्रिक की प्रॉपर तरीके से बर्निंग नहीं होगी तो जो हमारी क्ले है वो सॉफ्ट रह जाएगी। क्ले इज नॉट सॉफ्ट, जो हमारी क्ले है वो प्रॉपर सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। जब सॉफ्ट नहीं हो पाएगी तो क्ले में हो सकता है पोरस और व्हाइट ऑब्टेन हो जाएंगे। जब हमारी क्ले है वो प्रॉपर क्या हो जाएगी, क्ले इज नॉट सॉफ्ट, क्ले सॉफ्ट नहीं रहेगी हमारी। जब क्ले कहीं सॉफ्ट नहीं रहेगी, कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई है। प्रॉपर बर्निंग नहीं होगी तो अच्छे से बर्निंग नहीं होगी तो हो सकता है उस पर वॉइड्स रह जाएंगे। जब वॉइड्स रह जाएंगे तो कैसे हो जाएगी, पोरस हो जाएगी, है ना, जिसके कारण जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कैसी हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक की चीजें क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ अंडर बर्न ब्रिक के कारण क्या होती है, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लोटिंग। ब्लोटिंग क्या होता है आपका, तो ब्लोटिंग ब्रेक में क्या होता है, स्पॉन्जी मासेस पड़ जाते हैं, है ना, स्पॉन्जी मास पड़ जाते हैं। और स्पॉन्जी मास किसके कारण पड़ते हैं, ड्यू टू कार्बोनेशियस एंड सल्फर मैटर। यदि हमारी ब्रिक में कार्बोनेशियस और सल्फर मैटर मौजूद है हमारा, तो उसके कारण हमारी ब्रिक किस तरीके से हो जाती है, उस पर स्पॉन्जी मासेस बन जाते हैं, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग बोलते हैं। यहां तक की चीज क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक कोर। ब्लैक कोर क्या होता है हमारी जो ब्रिक्स है बीच बीच में काली काली दिखती है ना, कोर में हमारी जो ब्रिक है वो ब्लैक ब्लैक दिखने लगती है। तो किसके कारण होती है, ड्यू टू बिटुमिन मैटर, या तो उसमें बिटुमिन मैटर मौजूद होगा या तो उस पर कार्बन कंटेंट ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन में हमारी जो ब्रिक है उस पर ब्लैक ब्लैक कलर की कोर दिखने लगती है। यहां तक की चीजें क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा है चप्स। चप्स क्या होता है, तो चप्स एक ऐसी टर्म है, जब हमने क्या किया, ब्रिक को हीट कर रहे थे और उसी टाइम पे हमारी बर्निंग की प्रोसेस चल रही थी। बर्निंग की प्रोसेस में हो सकता है उस पे क्या हो जाए, हमारी रेन वाटर हो गई। रेन वाटर होने से क्या हो जाएगा हमारा, उस पर जैसे ही हीटेड ब्रिक में हमारी रेन वाटर गिर जाएगी तो हमारी ब्रिक का जो शेप है वो, या बोल सकते हैं हमारी जो ब्रिक है वो डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो डिस्टॉर्ट हो रही तो उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर है। ओके, अब हम देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। डिफेक्ट्स देख लिया। स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक, सबसे पहली ब्रिक होती है हमारी हैवी ड्यूटी क्ले बर्न ब्रिक। हैवी ड्यूटी क्ले बर्न ब्रिक का मतलब ये है ऐसी ब्रिक जो बहुत ज्यादा बर्न हो चुकी है ना, जो बहुत ज्यादा बर्न हो चुकी है। अब जब बहुत ज्यादा बर्न हो जाएगी तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको कैसी मिलेगी, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ऐसे ब्रिक हैवी ड्यूटी क्ले बर्न ब्रिक की हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है ना, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये दो तरीके की होती है,
जो दो टाइप की होती है, एक तो क्लास 40 और क्लास 45। अब क्लास 40 तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और क्लास 45 है मतलब इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लेस देन 10% होता है, और इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो कितनी होती है, 2500 kg पर मीटर क्यूब। एफ्लोरोसेंस, अभी एफ्लोरोसेंस टेस्ट किया था और उस पर जो कंडीशन आ रही है इसकी कैसी आ रही है, नील आ रही है, मतलब इस पे किसी प्रकार के कोई एल्कलीज वगैरह प्रेजेंट नहीं है। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है अच्छी स्ट्रेंथ मतलब हैवी स्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा। हैवी स्ट्रक्चर जैसे ब्रिज हो गया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई, ये सारी जगह पे इसका यूज करते हैं। तो ये हैवी ड्यूटी क्ले बर्न ब्रिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक के नाम से भी आ जाता है और कई बार ये हॉलो ब्रिक्स के नाम से भी आता है। मतलब ब्रिक है हमारी और ब्रिक्स में क्या है, होल्स है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, परफोरेटेड ब्रिक्स। ठीक है, इस पे जो होल्स होते हैं, अब हमारी जो ब्रिक है, ब्रिक हमारी कुछ इस तरीके से है, तो इस ब्रिक में इस तरीके से भी होल्स हो सकते हैं, इस तरीके से होल हो सकते हैं, या इस तरीके से भी होल हो सकते हैं, है ना। तो इस पे जो होल्स है वर्टिकली भी होते हैं और हॉरिजॉन्टली, अलग अलग दोनों तरीके से हो सकते हैं। इस पे जो परफोरेशन एरिया मतलब जिस पे होल्स है हमारे, ये जो परफोरेटेड एरिया जो दिखेगा हमको, वो टोटल ब्रिक का कितना होता है, 30 to 40% ऑफ एरिया। टोटल एरिया का 30 to 40% परफोरेशन इस पे होता है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 7 मेगा पास्कल। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसका वाटर एब्जॉर्प्शन, तो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉट ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। इसका यूज कहां पर करते हैं हम, एक तो इसको अपन ने क्या बना दिया, परफोरेटेड ब्रिक, मतलब ये थोड़ी सी लाइट वेट हो जाएंगी, है ना। इसका यूज हम कहां पर करते हैं, जनरली साउंड इंसुलेशन पे, है ना, साउंड इंसुलेशन पे हम इसका यूज करते हैं। या तो हम पार्टीशन वॉल पे भी यूज कर सकते हैं, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पैनल वॉल बनाने के लिए भी हम परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज करते हैं। यहां तक की चीजें क्लियर भी, हमको याद रखना है ये पॉइंट IM पे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट लेस देन 7 मेगापास्कल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इज नॉट ग्रेटर देन 20%। ठीक है, इसका यूज साउंड इंसुलेटिंग में करते हैं इसका यूज। मतलब ना तो साउंड एक साइड से दूसरे, मतलब यदि ये वॉल है तो ना तो इससे बाहर का साउंड अंदर आएगा, ना अंदर का साउंड बाहर जाएगा, साउंड इंसुलेशन पे, है ना। नेक्स्ट हमारा एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक। नेक्स्ट हमारी जो ब्रिक का टाइप है वो है हमारी एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक। ये बनती कैसे है, तो इस पे मौजूद होते हैं सेल्फ, फेस्फर, फ्लिंट, लिमिट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है, और आयरन ऑक्साइड, ये सारी चीजें हमारी एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक में होती हैं। ये भी दो पार्ट में होता है, क्लास 1 में भी प्रेजेंट होता है और क्लास 2 में भी प्रेजेंट होता है। एसिड रेजिस्टेंस ब्रिक जो है दो क्लास में डिवाइड है, आपका क्लास 1 एंड क्लास 2। यदि इसके वाटर एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करते हैं तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन नॉट ग्रेटर देन 2%, जबकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो नॉट ग्रेटर देन 4% है। इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नॉट लेस देन 7 मेगापास्कल, और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है नॉट लेस देन 5 मेगापास्कल। इसका जो यूज किया जाता है जहां पर एसिड अटैक का खतरा ज्यादा होता है ना, एसिड जैसे हमारी नालियां हैं जहां से किसी कारखाने वगैरह से, फैक्ट्री वगैरह से हमारा क्या आ रहा है, पूरा का पूरा जो सीवर है वहां पर जो हम एसिड वगैरह आता है, तो वहां पर हम इसको टाइप की ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। सीवियर टाइप ऑफ कोरोसिव एनवायरनमेंट, और इसका यूज कहां किया जाता है, स्लिपेज ऑफ एसिड अकर्स, जहां पर स्लिपेज की प्रॉब्लम होती है ना एसिड के, वहां पर हम क्लास 2 का यूज करते हैं ब्रिक की। नेक्स्ट है हमारी रिफ्रैक्टरी ब्रिक। रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या होती है हमारी, जहां पर भी रिफ्रैक्टरी टर्म आएगा वहां पर हम समझ जाएंगे वो टेम्परेचर को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट टेम्परेचर एंड लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की उसके पास कैपेसिटी होती है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी ब्रिक में क्या होता है, आपका सिलिका को जो अमाउंट होता है वो 55 to 75% तक होता है, और एल्यूमिना को जो अमाउंट है वो 25% से 35% तक होता है। हमने ब्रिक जब देखे थे तो वहां पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात की थी, जहां पे एल्यूमिना हमारी 20 to 30% थी, यहां पर हमने एल्यूमिना को 35% कर दिया, जिसके कारण इस पे क्या हो जाती है, कॉज विट्रिफिकेशन, जिसके कारण विट्रिफिकेशन होता है। विट्रिफिकेशन मतलब हमको ग्लास के जैसे हार्ड स्ट्रक्चर मिलता है ना रिफ्रैक्टरी ब्रिक का, जिसके कारण ये क्या करती है, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पाती है, क्योंकि हमने एल्यूमिना का कंटेंट, एल्यूमिना और सिलिका दोनों का कंटेंट बढ़ाया हुआ है, और एल्यूमिना का कंटेंट ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, टेम्परेचर को रेजिस्ट। मैं जब सीमेंट बना रहा था वहां पर एल्यूमिना की प्रॉपर्टी बताई थी, और एल्यूमिना बोला था हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करती है, तो वही चीज है यहाँ पर। रिफ्रैक्टरी ब्रिक, रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो है आपकी 3 फॉर्म में मिलती है, आपको एसिड ब्रिक के फॉर्म पे ही मिलती है, बेसिक ब्रिक के फॉर्म पे ही मिलती है, और न्यूट्रल ब्रिक के फॉर्म पे ही मिलती है।
ठीक है। एसिड ब्रिक में कौन कौन सी ब्रिक आती है आपकी, फायर ब्रिक, सिलिका ब्रिक, ये किसके अंतर्गत आती है आपकी, एसिड ब्रिक के अंतर्गत। नेक्स्ट यदि बात करता हूं बेसिक ब्रिक क्या होती है, तो बेसिक ब्रिक के अंतर्गत मैग्नेसाइट ब्रिक हो गई आपकी, डोलोमाइट ब्रिक हो गई और बॉक्साइट ब्रिक हो गई, ये सारी किसके अंतर्गत आती है, बेसिक ब्रिक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल ब्रिक, न्यूट्रल ब्रिक में कौन कौन सी ब्रिक आती है, क्रोम ब्रिक, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक या स्पाइनल ब्रिक्स, ये सारे एग्जांपल में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिएगा डोलोमाइट ब्रिक किस टाइप की रिफ्रैक्टरी ब्रिक के अंतर्गत आता है, तो आपको आंसर देना है बेसिक ब्रिक के अंतर्गत। यहां तक की चीजें क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिफरेंट शेप ऑफ ब्रिक्स। हम जो ब्रिक्स जो हमारी ब्रिक्स है उसका डिफरेंट शेप, मतलब हम यूजेस के हिसाब से इसको अलग अलग तरीके से इसको कट करेंगे और उसके हिसाब से इनका नाम चेंज हो जाएगा। एग्जाम पे डायरेक्ट ये शेप बने आ जाएंगे और इनका नाम पूछ लेता है कि किस टाइप का शेप है या किस तरीके की ब्रिक है ये, है ना। तो सबसे पहले डिफरेंट शेप ऑफ ब्रिक्स में हम देख लेते हैं केंट ब्रिक। केंट ब्रिक क्या होती है, यदि हम किसी ब्रिक के हेड को, है ना, मतलब ये हमारा ब्रिक है और इसका ये इस वाले पोर्शन को यदि हम किसी एंगल से कट कर दें, है ना, या स्लोप प्रोवाइड कर दें, तो वो क्या कहला जाएगा, केंट कहला जाएगा। ब्रिक विथ अ स्लोप और एंगल कट अक्रॉस द हेड ऑफ ब्रिक्स, तो हम इसके हेड से यदि इसको क्या कर दें, कट कर दें या स्लोप प्रोवाइड कर दें, तो ऐसी ब्रिक हमारी क्या कहला जाएगी, कांट ब्रिक कहला जाएगी। इसका यूज कहां पर करते हैं, तो जो हमारा ब्रिक वर्क है यदि उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, ब्रिक वर्क की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम उसके लिए कांट ब्रिक का यूज करते हैं। ये चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारी स्क्विंट ब्रिक। स्क्विंट ब्रिक का मतलब हमारा बोल सकते हैं इसका मतलब होता है टेढ़ी, टेढ़ी ब्रिक, है ना। तो इस तरीके से स्क्विंट ब्रिक आपकी ये है, तो ये कहां पर यूज होती है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस स्क्विंट क्वींस में। जैसे यदि हमारी कोई ये वॉल इस तरीके से आ रही है और हमको इस तरीके से कोई वॉल यहाँ पे इसका जो ये जॉइंट होगा, ये यहाँ पर जो ये जॉइंट होगा उस जगह पर हम किस तरीके की ब्रिक का यूज करते हैं, स्क्विंट ब्रिक का यूज करते हैं। या तो ये इसको इस तरीके से भी हमारी कोई दूसरी ब्रिक वॉल आके इस तरीके से जुड़ रही है यहाँ पर, तो इस जगह पर भी जो हम यूज करेंगे किस तरीके की ब्रिक का यूज करते हैं, स्क्विंट ब्रिक का यूज करते हैं। यहाँ तक की चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारी कॉर्निस ब्रिक। कॉर्निस ब्रिक क्या होती है, जब हमको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शन प्रोवाइड करना होता है। हमारी जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग के जब हम टॉप सरफेस में जाएंगे तो टॉप से जस्ट थोड़ी सा नीचे, है ना, हमको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है ना। जब हम पैरापेट वॉल प्रोवाइड करते हैं उसके जस्ट नीचे हमको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो हम ब्रिक यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निस ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके। कांट ब्रिक में हमने इसको स्ट्रेटली जोड़ दिया था सीधे सीधे से, लेकिन इस पे और इस पे क्या डिफरेंस है, इसको हम कर्व्ड शेप में लेके आ रहे हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा प्रोजेक्शन बाहर को निकले, तो हम इस पे क्या दे रहा है, प्रोजेक्शन दे रहा है। ये ऐसी ब्रिक क्या कहलाएगी, हमारी कॉर्निस ब्रिक कहलाएगी। जैसे हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइड नियर द टॉप ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारी बुल नोज। तो हमारी जो ब्रिक है हम उसको क्या कर रहे हैं, राउंड कर दे रहे हैं। यदि एक साइड से राउंड कर दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिंगल बुल नोज ब्रिक। यदि हम दोनों साइड से इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये जो ब्रिक हो जाएगी हमारी, ये ब्रिक कैसी कहला जाएगी, हमारी डबल बुल नोज ब्रिक। ओके, अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉर्नर, इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हमने क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, जहां पर हमको हमारी ब्रिक अच्छी दिखे, अपीयरेंस अच्छा हो, है ना, अट्रैक्टिव लगे, कर्व प्रोवाइड कर देते। जैसे हमारे जो पिलर्स हैं, पिलर्स में हम क्या करते थे, रेक्टेंगल टाइप का या शार्प एजेस न देकर हम क्या करते थे, उसको राउंड कर देते हैं, तो उस जगह पर हम बुल नोज का यूज करते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आई? ओके। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपका ब्रिक का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्रिक मशीनरी। ओके, थैंक यू।